हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं द सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, नाइन्थ क्लास, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनटीएससी एग्ज़ाम। ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सोशलिज्म, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म? दिस इज़ अ टर्म which is indicating a system in which the means of production and distribution are in hands of the society। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सोसाइटी के पास डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन जो है वो उसके कंट्रोल में होता है, और इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। इसमें सोशलिज्म में जो गवर्नमेंट है वो उनको कंट्रोल करती है, और सोशल इक्वालिटी की बात, यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात भी सोशलिज्म में आती है। तो यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया and the Russian Revolution. This incident is very important incident in the beginning of the 20th century। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1917 में ये एक तरह से लैंडमार्क था, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले इन द वर्ल्ड इकोनॉमी एज वेल एज इन यूरोप ऑल्सो। तो सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया और रशियन रेवोल्यूशन का इसमें क्या इम्पैक्ट रहा, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑफ द एज ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज किस तरह से आए, स्टार्ट करते हैं 1789 से। आपको ध्यान से सुनना है, जस्ट यू हैव टू लिसन केयरफुली। 1789, दिस वाज द इंसिडेंट which played very very crucial role in the society as well as in the polity also। क्योंकि ये साल था जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, और फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद में डायनेस्टिक जो ऑटोक्रेटिक रूल जो था उसके अगेंस्ट एक माहौल बन गया, और पूरी दुनिया में फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद में फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के जो आइडियाज़ थे वो पूरी दुनिया में फैले। पहले यूरोप में, उसके बाद पूरी दुनिया में। इवन इंडिया पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ा। यहाँ पे हम देखते हैं राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो जो थे, काफ़ी बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, हालांकि यूरोप के थे। उन्होंने भी फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो एक सिग्निफिकेंट है उसको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, एंड मैनी अदर्स डिबेटेड द आइडियाज ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप। द डेवलपमेंट्स इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप्ड दीज आइडियाज ऑफ social changes, and not everyone in Europe however wanted a complete transformation of society। तो सोसाइटी में जो चेंज जो चाह रहे थे, इस तरह के लोग भी काफ़ी सारे थे। रिस्पॉन्सेज वेरीड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सेम चेंज वॉज नेसेसरी बट विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू दोज हु वांटेड टू रिस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली। तो इस तरह के तीन टाइप के यहाँ पे लोग थे। कौन कौन थे देखिए, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स। बेसिकली हम समझें तो कंजर्वेटिव क्या होता है? कंजर्वेटिव का मीनिंग होता है जो पुराने ट्रेडिशनल आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। तो ऐसे लोग ट्रेडिशनल मतलब आइडियाज़ को मानने वाले कंजर्वेटिव्स हो गए। लिबरल्स का मतलब होता है जो थोड़ी फ्रीडम में बिलीव करते हैं। लिबर क्योंकि लिबर से बना है लिबरल्स, तो लिबर मीन्स फ्री होता है, तो ये फ्रीडम में बिलीव करते हैं, इंडिविजुअल की फ्रीडम में बिलीव करते हैं। और रेडिकल्स मतलब वो लोग होते हैं जो मतलब सडन चेंजेस चाहते हैं, राइट? तो इस तरह के लोग रेडिकल्स होते हैं। सो आफ्टर दैट विल स्टार्ट लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। अब इन तीनों की जो थिंकिंग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट लिबरल्स वांटेड टू डू एंड व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ रेडिकल्स एंड व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ कंजर्वेटिव्स। सबसे पहले शुरू करते हैं लिबरल्स से। लिबरल्स कौन थे? लिबर से बना लिबरल, मतलब जो फ्रीडम में बिलीव करते हैं, राइट? तो लिबरल्स के बारे में सबसे पहले लिखा हुआ है, लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। तो सबसे पहले तो लिबरल की क्या चीज आ गई आपके सामने, कैरेक्टरिस्टिक, कि वो सभी रिलीजन्स को इक्वल मानते थे। क्लियर? एंड आफ्टर दैट दे डिड नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और जैसे कि किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं चाहते थे, जैसा ब्रिटेन जो है वो चर्च को फेवर कर रहा है, ऑस्ट्रिया और स्पेन में जो है कैथोलिक चर्च को फेवर किया जाता है, इसी तरह से। तो लिबरल्स जो है वो इस तरह की चीज़ों को अपोज करते थे। समझ में आ गया? And after that, liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. They wanted a society in which there is no without restriction rule there। तो इस तरह का रूल हो जिसपे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो, मतलब अनकंट्रोल्ड पावर को बिल्कुल अपोज करते थे। इसके अलावा ये दूसरी फीचर हो गई। तीसरी फीचर क्या है उनकी, वो क्या चाहते थे?
इंडिविजुअल के राइट्स आते थे, ठीक है, किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कि इंडिविजुअल्स के पास कुछ राइट्स होने चाहिए और वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, यानी कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स कभी भी छीन ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव elected parliamentary government subject to laws interpreted by well trained judiciary that was independent of rulers officials। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ और आ गई है, वो क्या चाह रहे हैं, वो ऑर्गन्स चाह रहे हैं गवर्नमेंट के कि जुडिशियरी अलग होनी चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए इलेक्टेड बाय द पीपल, तो पार्लियामेंट शुड बी देयर एंड ऑल काइंड्स ऑफ दीज रूल्स आर प्रोटेक्टेड बाय जुडिशियरी, तो ये होना चाहिए। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, लेकिन देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आ गई है, वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। डेमोक्रेट्स का मतलब होता है जो इक्वल राइट्स की बात तो करते ही हैं, साथ में इक्वल राइट टू वोट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो डेमोक्रेट्स, सो दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स होता है कि ऑल द पीपल विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैव द राइट टू वोट, चाहे वो मैन है, वीमेन है, गरीब है, अमीर है, और किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी रिलीजन का है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया। लेकिन वो इसमें बिलीव नहीं करते थे और वो चाहते थे कि सिर्फ वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है उनके पास ही राइट टू वोट होना चाहिए, विमेन के पास भी राइट टू वोट नहीं होना चाहिए। तो ये आपको क्या समझ में आ गया, दिस वाज अबाउट लिबरल्स, द थिंकिंग ऑफ लिबरल्स। लेकिन अगर हम रेडिकल्स की बात करें तो रेडिकल्स क्या चाहते थे कि एक ऐसी सरकार हो जो ज़्यादातर लोग जिसको चाहें, मेजोरिटी बेस्ड पॉपुलेशन के बेस पे मेजोरिटी बेस्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। मैनी सपोर्टेड वीमेन सफ्रेगेट मूवमेंट्स, यानी कि रेडिकल्स क्या चाहते हैं, वो राइट टू वोट फॉर वीमेन भी चाहते थे, लिबरल जैसा चाहते थे उसके अगेंस्ट। एंड दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। लेकिन फिर भी उन्होंने ये इस चीज़ को अपोज किया कि जो पैसा है, मनी है, वो किसी एक आदमी के पास इकट्ठा ना हो, तो दे अपोज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल। तो ये आपको समझ में आ गया, ये था रेडिकल्स के आइडियाज। आफ्टर दैट कंजर्वेटिव्स, जैसे हमने बताया कि कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं, ट्रेडिशनल आइडियाज को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, दे डिड नॉट वांट टू चेंज द सोसाइटी। लेकिन टाइम के साथ जब उनको देखने को मिला कि विदाउट चेंजेस बिल्कुल काम नहीं चलता है, तो आफ्टर दैट दे हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज, और कुछ शर्तों के साथ उन्होंने चेंज को जो है एक्सेप्ट कर लिया। सो बाय द 19th century दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज इनएविटेबल बट बिलीव्ड दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, कि जो पुराने हमारे आइडियाज हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, पुराने सिस्टम को जो है पूरा ऑनर किया जाना चाहिए, एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस, राइट, और धीरे धीरे चेंज आना चाहिए। रेडिकल्स क्या चाहते थे, सडन चेंज चाहते थे। कंजर्वेटिव्स इसमें थे कि थोड़ा चेंज हो सकता है लेकिन बहुत ही स्लो चेंजेस होने चाहिए। सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। अब चलते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज में। इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या होती है, इमेजिन कहीं पे एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे अचानक एक इंडस्ट्री आके लग जाती है, तो उस गांव में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, सोशल चेंजेस देखने को मिलेंगे। किस तरह के चेंज देखने को मिलेंगे, वहाँ पे इंडस्ट्री लग गई, अब इंडस्ट्री में काम करने के लिए दूर दूर से मजदूर आएंगे, दे विल कम, राइट, तो लेबरर्स विल बी कमिंग देयर। तो उस विलेज में क्या होगा, मजदूरों के रहने के लिए अलग अलग अकोमोडेशन बनेंगे, लोग अपने घरों को किराए के लिए बनाना शुरू कर देंगे, तो वो लोग वहाँ रहना शुरू करेंगे। अब उनकी ज़रूरतों के लिए वहाँ पे शॉप्स खुलने स्टार्ट हो जाएंगी, और उनके आवागमन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ और फास्ट हो जाएंगी। वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर बन गया, तो इंडस्ट्रियल बेसिस पे गवर्नमेंट भी कुछ उनको हेल्प करेगी, सड़कें बनेंगी, और इस तरह से ये एरिया डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पे सोशल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वेरिएशंस के साथ। सो द सेम थिंग हैपेंड इन यूरोप ऑल्सो। 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, सबसे पहले इंग्लैंड में आया था मिड 18th सेंचुरी में, उसके बाद में इन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन यूरोप लाइक रसिया, लाइक फ्रांस एट्सेट्रा, वहाँ पे धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। तो इससे क्या हुआ, पूरे यूरोप में सोशल चेंजेस दिखाई देने लगे। और ये किस तरह के चेंजेस है, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो केम टू फैक्ट्रीज। अब आपको फैक्ट्रीज में ये लोग भी दिखने लगे। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर, काफ़ी कम पैसा मिलता था लेकिन बहुत लंबे घंटों तक काम करना पड़ता था। अप्रोक्सीमेटली 14 to 16 आवर्स तक भी उनको कई बार काम करना पड़ता था।
बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा फैल गई क्योंकि इंडस्ट्रीज आने की वजह से जो हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स थे उनकी वैल्यू कम हो गई, सो अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड देयर, इट वाज वेरी कॉमन देयर। और लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, हमने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। हाउसिंग और सैनिटेशन काफ़ी पुअर क्वालिटी का था और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनमें देखने को मिली। सो लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड फॉर सॉल्यूशंस टू दीज इश्यूज। अब इन प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है ये चीज़ उन्होंने ढूंढनी शुरू कर दी। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज क्या थी, किसी एक आदमी की है, दूसरी इंडस्ट्री किसी दूसरे आदमी की है, तो इंडिविजुअल्स की थी, गवर्नमेंट की नहीं थी। सो लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स आर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो वो लोग भी प्रॉपर्टी रखते थे, इंडस्ट्रीज रखते थे और एम्प्लॉयर्स होते थे, यानी कि दूसरे लोगों को वो काम देते थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स, दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी encouraged so that its benefits would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. So opposed to the privileges of old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise. So if freedom of individuals was ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that society would डेवलप। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बिल्कुल कंक्लूड करता हूँ इन चीज़ों को कि रेडिकल्स और लिबरल्स जो थे वो क्या चाहते थे। वो चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें लोगों को काम दिया जाए और काम करने के साथ साथ उनको एजुकेट भी किया जाए। तो इससे क्या होगा कि फ्रीडम उनको दी जाए, इंडिविजुअल्स को फ्रीडम मिलेगी, तो गरीब लोग भी काम कर पाएंगे और फिर धीरे धीरे करके गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके पास पैसे आएंगे और सोसाइटी क्या होगी, डेवलप हो जाएगी, सोसाइटी विल बी डेवलप्ड। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी कि किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे नहीं होने चाहिए इंडिविजुअल के ऊपर। सो मैनी वर्किंग मैन एंड वीमेन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड रिलीड अराउंड लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप्स एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरीज। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे लोगों ने लिबरल्स और रेडिकल्स के आइडियाज़ को फॉलो किया। सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रिवोल्यूशंस टू पुट एन एंड टू द किंग ऑफ गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप 1815। यूरोप में 1815 में किस तरह की गवर्नमेंट आई, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में जो है हमने डिस्कस किया था। यूरोप में 1815 में न्यू कंजर्वेटिज्म आया नेपोलियन के हारने के बाद। क्लियर? तो इस तरह की चीज़ों को क्या करना चाहते थे, दूर करना चाहते थे, एरिस्टोक्रेटिक के अगेंस्ट थे। So in France, Italy, Germany, Russia, they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs. Nationalists talked of revolutions that would create nations where all citizens would have equal rights. After 1815, JCP मैजिनी का नाम आपने सुना होगा, इटली के यूनिफिकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इटालियन नेशनलिस्ट था, conspired with others to achieve this in Italy. Nationalists elsewhere including India read his राइटिंग्स। तो इस तरह से 1815 के बाद में ये चेंजेस हमें देखने को मिले जब एरिस्टोक्रेटिक के अगेंस्ट रिवोल्यूशनरीज ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नाउ द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। अब सोशलिज्म आया कैसे यूरोप में, अब इसको हम देखेंगे। बाय द मिड 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. क्यों, कैसे हुआ मिड 19th century में, यानी कि 1850 के आसपास में। ये किस तरह से हुआ? सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। डेफिनेटली आपको पढ़ने से मिला होगा, सोशलिस्ट वो लोग होते हैं जो सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। सोशलिज्म में क्या होता है, सोसाइटी के पास कंसंट्रेशन होता है, सोसाइटी के पास पावर्स होती हैं, सोसाइटी के पास प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की कंट्रोल होता है। तो इस तरह से वो क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं। एंड सो इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। अगर कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर है तो वो क्या है, सभी तरह की सामाजिक जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उन सब की जड़ जो है ना वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वाई? इंडिविजुअल्स ऑन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टीड वर कंसर्न ओनली विद पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। राइट? यानी कि मजदूर काम कर रहा है इंडस्ट्री में, सामान मजदूर बना रहा है, लेकिन प्रॉफिट कौन ले रहा है, उसका मालिक ले रहा है, इंडस्ट्री का मालिक ले रहा है। इस तरह से क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी जो है प्रोडक्शन हुआ है उससे फ़ायदा किसको मिल रहा है, एक आदमी को मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा। सो इफ सोसाइटी एज अ होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट।
सो सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। इसलिए वो जो सोसाइटी है वो चाहते थे कि जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वो ना होके और सोसाइटी के पास कंबाइंडली कलेक्टिवली जो है वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सो हाउ वुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। यहाँ सबसे पहले रॉबर्ट ओवन का नाम आता है यहाँ पे। आप 1771 में बर्थ हुआ था, 1858 में उनकी डेथ हुई थी। इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। उन्होंने एक अलग काम किया। क्या काम किया? सो टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मोनी इन इंडियाना यूएसए में उन्होंने ये जो कोऑपरेटिव कम्युनिटी है न्यू हार्मोनी, ये इसी तरह की कम्युनिटी थी जिसमें कलेक्टिवली लोग काम कर रहे हैं और कलेक्टिवली वो उनको प्रॉफिट मिल रहा है। सो अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव्स कुड नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट्स एनकरेज कोऑपरेटिव्स। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुई ब्लैंक उन्होंने क्या कहा कि कोऑपरेटिव्स को बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो लुई ब्लैंक का नाम आता है, फ्रांस के थे लुई ब्लैंक। 1813 में बर्थ हुआ था, 1882 में डेथ हुई थी। He wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. These cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by members. और एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है कार्ल मार्क्स का, जिन्होंने सोशलिज्म को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया। मार्क्सिज्म नाम की थ्योरी जो है वो कार्ल मार्क्स ने ही दी थी। और कम्युनिज्म का भी यहीं से हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग शुरुआत होती है। फ्रेडरिक जो है एंजल्स उनके फ्रेंड थे, फ्रेडरिक एंगल्स 1820 टू 1895। और दे एडिड अदर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्री। मैं आपको बिल्कुल कंक्लूड कर देता हूँ इस चीज़ को कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि सोसाइटी है जिसमें क्या होता रहता है, क्लैश होता रहता है, मतलब टकराव होता है। वो किससे होता है टकराव? क्योंकि सोसाइटी में जो प्रोडक्शन के मीन्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन के मीन्स हैं वो किसके हाथ में? कैपिटलिस्ट के हाथ में। कैपिटलिस्ट कौन होता है? जिसके पास कैपिटल होती है। कैपिटल का मतलब यहाँ पैसा है, ठीक है। तो जिनके पास कैपिटल होती है वो कैपिटलिस्ट हो गए। तो इंडस्ट्रीज के मालिक कौन हो गए? कैपिटलिस्ट हो गए। तो कहता है कि उनके पास जो है पावर का कंसंट्रेशन है, उन्हीं के पास पैसा है और उन्हीं को प्रॉफिट होता है। दूसरा जो एक ग्रुप है वो कौन सा है? वो है वर्कर्स, लेबरर्स आर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज ऑफ कैपिटलिस्ट, राइट। कैपिटलिस्ट गेन फुल प्रॉफिट बट वर्कर्स गेन वेरी लेस वेजेस, सो दे आर एक्सप्लॉइटेड कॉन्टिन्यूसली, दे आर एक्सप्लॉइटेड। सो इस एक्सप्लॉइटेशन में क्या होता है कि वो इतने परेशान हो जाते हैं जिससे कि दोनों ग्रुप्स में टकराव शुरू हो जाता है। और ये कंडीशंस कहाँ लेके जाती हैं कि ऐसी सोसाइटी की तरफ लेके जाती हैं जब वो एक ऐसा टाइम आएगा जब कैपिटलिस्ट की सारी प्रॉपर्टी छीन ली जाएंगी और समाज उनको आपस में समाज जो है मिलके उनको चलाएगा। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट आर रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टीज वर सोशली कंट्रोल्ड, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो इस तरह की थ्योरी कार्ल मार्क्स ने दी। आगे आता है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब सोशलिज्म के सपोर्ट में एक सबसे पहले एग्जाम्पल आता है टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकंड इंटरनेशनल। 1870s में ये बनाई गई थी सेकंड इंटरनेशनल। ये सोशलिज्म के सपोर्ट में थी। वर्कर्स इन इंग्लैंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग वर्किंग कंडीशंस। क्या चाहिए था उनको? अच्छे सैलरी, मतलब सैलरी बढ़नी चाहिए, कम घंटे होने चाहिए, वर्किंग आवर्स को लिमिटेड किया जाना चाहिए और वर्किंग कंडीशंस जो होती हैं वो अच्छी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि बहुत ही अंधेरे में वर्कर्स को काम करना पड़ता था। उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी में काम करना पड़ रहा है। सो दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। जर्मनी में इसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, SPD। इसी तरह से 1905 में लेबर पार्टी बनी ब्रिटेन में और फ्रांस में बनी सोशलिस्ट पार्टी। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, SPD जर्मनी में और लेबर पार्टी ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। यूरोप में 1914 तक कोई भी सरकार नहीं बन पाई इन लोगों की। हालांकि इन्होंने पार्टीज बनाई बट दे कुड नॉट मेक द गवर्नमेंट इन यूरोप इन एनी कंट्री। Represented by social figures in parliamentary politics, their ideas and shaped legislation, but governments continued to be run by conservatives। अभी तक conservatives या liberals या radicals ही सरकार बनाते आ रहे थे, सोशलिस्ट सरकार नहीं बना पा रहे थे।
ये एक फोटो है जिसको आप देख सकते हैं, कम्यून, पेरिस कम्यून ऑफ 1871 फ्रॉम इलस्ट्रेटिव लंदन न्यूज़ 1871। तो इसमें एक सीन है जिसमें दिखाया गया पॉपुलर अपराइजिंग को दिखाया पेरिस में मार्च एंड मई 1871 में, राइट। तो ये क्या था, दिस वाज अ पीरियड व्हेन द टाउन काउंसिल को क्या कहा जाता था, कम्यून कहा जाता था पेरिस के अंदर, राइट। तो इट वॉज टेकन ओवर बाई अ पीपल्स गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ वर्कर्स, ऑर्डिनरी पीपल, प्रोफेशनल्स, और उन्होंने ये अपराइजिंग कर दी जिसको रिप्रेस करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। सो यू कैन रीड फ्रॉम हियर। सो इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट video and first part of this chapter. In the next video we'll study about the Russian Revolution. Thank you. Have a nice day.